बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। क्लास नाइन्थ विषय विज्ञान। बच्चों आज हम मार्च 2018 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने 5 प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के सॉल्व करके आपको दिए हैं और आशा करता हूं आप उनसे भी पूर्ण लाभ उठा रहे होंगे। और यहाँ देखिए हम पहला पोर्शन फिजिक्स का है। यहाँ पे वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको बोलते हैं हम त्वरण। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन, त्वरण बोलते हैं इसको हम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? त्वरण। अगला देखिए, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि m गुणा v, mv, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा। और अगला देखिए, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित होती है? किस प्रकार संबंधित होती है? हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। उसका है वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति, यानी कि u इज इक्वल टू वी इंटू लैम्डा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही उत्तर होगा। फोर्थ में देखिए, वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं? हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग। क्लीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज कैसे करते हैं बच्चों? जो ऑड शेप्ड वेसल्स होते हैं, जिनकी शेप ऑड हो, उनको हम अल्ट्रासाउंड जो है वेव्स हैं उनसे साफ करते हैं। तो कैसे साफ करते हैं इसको? हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ दोज पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस लाइक स्पाइरल ट्यूब या ऑड शेप्ड पार्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स टू बी क्लीन्ड आर प्लेस्ड इन ए क्लीनिंग सोल्यूशन, क्लीनिंग सोल्यूशन में उनको प्लेस किया जाता है। एंड ultrasound waves are passed into this solution which remove the dirt particle, thus the objects get thoroughly cleaned by using the ultrasound। अल्ट्रासाउंड से यूज करने से वो पार्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके आकार अनियमित हों, ऐसी वस्तुएं जिनके आकार अनियमित हों, उन्हें मार्जन विलयन में रखते हैं। काहे में रखते हैं उनको? मार्जन विलयन में। ठीक है, मार्जन विलयन में रख के उनमें पराध्वनियां प्रेषित की जाती हैं। क्या प्रेषित की जाती हैं? पराध्वनियां प्रेषित की जाती हैं। तरंगों की उच्च आवृत्ति के कारण धूल और चिकनाई, धूल के कण या चिकनाई उसमें से अलग होकर गिर जाते हैं और वस्तुएं हमारी साफ हो जाती हैं। देखिए लिखेंगे कैसे इसको हम। अब देखिए, विषम आकार की वस्तुओं को साफ करने के लिए मार्जन विलयन में रखकर विलयन में पराध्वनियां, ध्वनि तरंगों को प्रेषित किया जाता है। तरंगों के उच्च आवृत्ति के कारण धूल के कण हो, चिकनाई हो या और कोई पार्टिकल गंदगी लगी हो, वो नीचे गिर जाती है और वस्तुएं साफ हो जाती हैं। इस जो विषम आकार का मतलब क्या है? जहां पे हम ब्रश वगैरह या हाथ वगैरह हमारा नहीं जाता, उनको हम पराध्वनियों से, अल्ट्रासाउंड से साफ करते हैं। फिफ्थ, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरती से टकराएगी? A ball is gently dropped from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. With what velocity will it strike the ground? अब यहाँ देखिए m की, यहाँ पे हमें s दिया हुआ है, हाइट कितनी है उसकी? 20 मीटर। और अब देखिए जब स्टार्टिंग में ऊपर से बॉल गिराएंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी? 0। ठीक, और वेलोसिटी उसकी यहाँ पे देखिए कितनी हो जाएगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। उन्होंने कहा किस वेग से वो टकराएगी, और a हमें कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं। नंबर 1, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सेकंड फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और थर्ड फार्मूला है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हमें यहाँ s दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t नहीं है, तो फर्स्ट 2 फॉर्मूले हम यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे। हमें थर्ड फार्मूला यूज करना है,
और वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v हमने फाइंड आउट करना, u 0 है, 2 ऐसे कैसा आ गया, a 10 दिया हुआ है और s हमारे पास 20 है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और वी स्क्वायर हमारे पास 20 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे और v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो धरती से टकराएगी। अब देखिए यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, गति के तीसरे नियमानुसार क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव समान तथा विपरीत दिशा में होती है। जब अग्निशमन कर्मचारी द्वारा पकड़ी नली से तीव्र गति से अत्यधिक उच्च वेग से पानी निकलता है तो वह नली उतने ही वेग से पीछे की ओर धकेलेगी। इसी कारण अग्निशमन कर्मचारी को पाइप पकड़ने में रखने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिराइव द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ masses m and m placed at a distance of d। ठीक है, हमें गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताना है। आपकी प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है और जिस बल से उसको केंद्र की ओर आकर्षित करती है वह बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताया हमने आपको? यूनिवर्सल लॉ क्या है? इट स्टेट दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। उन दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और लिखने में कैसे लिख पाएंगे, देखिए हम इसे, अब ये आंसर देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल की अपनी ओर आकर्षित करता है, वह उन दोनों बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर दो वस्तुएं दी हुई हैं, ए और बी, दो पिंड हैं और ये इनका केंद्र है और इस पिंड का द्रव्यमान हमने m मान लिया और दूसरा कोई एक अन्य पिंड है, कोई और वस्तु है और इस वस्तु का जो केंद्र है ये केंद्र है और m इसका, स्मॉल m इसका द्रव्यमान है। अब इनके बीच में जो लगने वाला बल है, इन दोनों के बीच में, अब इनकी दूरी यहां से लेके यहां तक इसको हम d मान लेते हैं। ठीक, इनमें जो बीच में लगने वाला बल है वो किसके अनुपात में होगा? इनके द्रव्यमान के गुणनफल के, इनके मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, और दूसरा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। इनके बीच में जितनी दूरी होगी, जितनी ज्यादा दूरी होगी बल उतना कम होगा, भार जितना ज्यादा होगा बल उतना अधिक होगा। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंक्लूड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? F is directly proportional to small m और कैपिटल M upon d square and F is equal to G m small m upon d square where G is the gravitational constant। G जो है गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, इसकी वैल्यू भी याद कर लेते हैं हम, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपको जी की वैल्यू भी कई बार एग्जाम में एक नंबर में पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो आपको ये भी याद होनी चाहिए। ये हमारे पास सिंपल सा मैंने आपको इसका फॉर्मूला डेरिवेट करके बताया है। देखिए नेक्स्ट में देखिए, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किया गया कार्य का व्यंजन लिखिए। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। वस्तु के विस्थापन की दिशा में जब हम कोई बल लगाया जाए तो वर्क डन क्या होगा? जितना विस्थापन हुआ है और जितना हमने बल लगाया उसका गुणनफल। ठीक है ना? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज in the direction of displacement then work done is force into displacement। क्या होगा? force into displacement। जब लिख देता हूं, चलो मैं इसको,
जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होगा। तो कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणा विस्थापन। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी कि W इज इक्वल टू एफ एस। ये यहां पर इसका कार्य निकल जाएगा। हमेशा याद रखना, विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है। किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है। नेक्स्ट देखिए, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? बच्चों, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का आपको कुछ ना कुछ तो पेपर में आना ही आना है। चाहे तो न्यूमेरिकल आ जाएगा, चाहे आपको डेफिनेशन पूछ लेगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? आपको यहाँ m दिया हुआ है, देखिए मास दिया हुआ है आपको, m इज इक्वल टू 15 kg और v दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या निकालनी? गतिज ऊर्जा। क्या निकालनी है? गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। और उसका सूत्र क्या है हमारे पास? हाफ mv स्क्वायर, 1/2 इंटू 15 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि 1/2 इंटू 15 इंटू 16। 2 से इसको कट कर दिया, 8 आ गया, और ये आ जाएगा हमारे पास 120 जूल। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 120 जूल। नेक्स्ट में देखिए, बहुत इजी है। एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति बताइए। द लैंप कंज्यूम्स 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकंड। अब ई दिया हुआ है हमें 1000 जूल और टी दिया हुआ है 10 सेकंड। टी कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड। हमने पावर निकालनी है, शक्ति निकालनी है, तो क्या होगा? ई अपॉन टी, ये 1000 है अपॉन 10, इससे ये कट गया, तो ये आ गया हमारे पास 100 वाट। कितना आ गया ये? 100 वाट। अगला देखिए, किसी वस्तु के भार से क्या अभिप्राय है? भार क्या होता है किसी वस्तु का? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, वह बल उसका वस्तु का भार कहलाता है। क्या बताया मैंने आपको? पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उस बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। द वेट ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बाय विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज द वेट ऑफ द बॉडी। देखिए, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वह बल उस वस्तु का भार कहलाता है। और भार के मात्रक क्या होते हैं? न्यूटन। क्या होते हैं भार के मात्रक? न्यूटन। याद रखना है आपने, भार के मात्रक क्या बताया हमने, दोबारा बता रहे हैं, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। आर्किमिडीज के सिद्धांत के दो अनुप्रयोग लिखिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। वह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। क्या बताया मैंने आपको? कि if a body is impressed on a liquid, then the loss of weight of body is equal to the weight of displaced liquid by the body। ठीक है, देखिए यहाँ लिख दिया है, जब किसी वस्तु को पूर्णांश रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? इसके इस सिद्धांत पर क्या क्या चीजें बनी होती हैं? देखिए, आपने क्या याद रखना, जो समुद्री जहाज होते हैं, जलयान, इसी के सिद्धांत पे बनते हैं। पनडुब्बियां इसी के सिद्धांत पे बनती हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? पनडुब्बियां भी जो है, पनडुब्बियां इसी के सिद्धांत पे कार्य करती हैं। ठीक, अब दूसरा ध्यान क्या रखना आपने, जो हम जो दूध की शुद्धता मापते हैं ना जिस यंत्र से,
लैक्टोमीटर, क्या बोलते हैं उसको, लैक्टोमीटर। अभी आपको क्वेश्चन एक और पता लग गया, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। जो लैक्टोमीटर होता है वो भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। और जो द्रवों का घनत्व मापने वाला यंत्र होता है उसे हाइड्रोमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हाइड्रोमीटर। वो भी इसी सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि द्रवों का घनत्व मापने वाला यंत्र भी इसी सिद्धांत पे काम करता है, दूध की प्योरिटी मापने वाला यंत्र भी इसी सिद्धांत पे काम करता है, पनडुब्बियां और जलयान भी इसी सिद्धांत पर जो है वो बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। NaCl सोल्यूशन, नमक का घोल, मिल्क यानी कि दूध, चीनी का घोल, यूरिया विलेन। तो इसमें कौन सा करता है टिंडल प्रभाव को, दूध। कौन करता है, दूध। नेक्स्ट देखिए, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। अब ये तो अंडरस्टूड है, किसी में भी लास्ट में जीरो तो हम शो नहीं करते, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, फर्स्ट में यहाँ 2 आगे, सेकंड सॉरी 8 आगे, सेकंड में 2, ये पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि फर्स्ट में 2 होने चाहिए। यहाँ फर्स्ट में 2 है परंतु सेकंड में 1 है और थर्ड में 8 है, पहले सेकंड वाला फिल होगा फिर थर्ड में जाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम सही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का। 11th में देखिए, गर्म शुष्क दिन में कूलर कमरे को अधिक ठंडा क्यों करता है। Why does a cooler cause more cooling on hot dry day? अब कारण क्या होता है इसका, जो गर्म शुष्क दिन होता है उस दिन ह्यूमिडिटी कम होती है, वायु शुष्क होती है, ह्यूमिडिटी कम होने से वायु शुष्क होती है। जब यह वायु कूलर के पंखों में पड़ती है तो क्या होता है, वहां पे पानी टपक रहा है, तो गर्म वायु जब आ रही है उस पानी में से क्रॉस हो रही है, तो उसकी जो गर्मी है वो पानी में चली जाती है और हवा ठंडी हो जाती है। आप इसको कैसे होता, जल जो है वाष्पीकृत होकर गर्म और शुष्क वायु की गर्मी को अवशोषित कर लेता है और जिसके कारण जो है हवा जो है वो ठंडी हो जाती है और हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। अब देखिए, मैंने यहां लिख भी दिया है, गर्म शुष्क दिन में आर्द्रता कम होती है, जब वायु कूलर के मैट पर टपकते हुए जल पर पड़ती है तब जल वाष्पीकृत होकर गर्म व शुष्क वायु को की गर्मी को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, जिससे वायु ठंडी हो जाती है और हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न को तत्व यौगिक मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। अब देखिए इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से, तत्व कौन कौन से। अब देखिए, सोडियम तत्व है, चांदी तत्व है, ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं, इसको भी हम एलिमेंट लिखेंगे, दोनों एलिमेंट हैं ये। और इधर से मिट्टी, मिट्टी क्या है, ये मिक्सचर है ये, क्योंकि इसके कंपोनेंट सारे अलग अलग होते हैं, इसे क्या है, मिक्सचर। और चीनी और यूरिया, ये इन्हें क्या बोलेंगे हम, यौगिक। क्या बोलेंगे इन्हें हम, यौगिक। ये कंपाउंड है क्योंकि इनके कंपोनेंट एक निश्चित अनुपात में होते हैं, इनके कंपोनेंट क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं, इसलिए क्या है, यौगिक। वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर आपको यौगिक और मिश्रण में अंतर पूछ लिया। अब यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात मिश्रण को यौगिक कहते हैं। और मिश्रण क्या होते हैं, जो किसी भी अनुपात में जो तत्व मिले होते हैं उन्हें हम मिश्रण बोलते हैं, ठीक। अब यौगिक क्या होते हैं, ये समांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं ये, समांगी मिश्रण। जैसे पानी में चीनी का घोल, ठीक है ना, इन्हें क्या बोलते हैं हम, समांगी मिश्रण। और मिश्रण क्या होते हैं, ये विषमांगी होते हैं। विषमांगी क्यों होते हैं, जैसे आटे में नमक का घोल, जैसे आटे में नमक डाल दिया, कहीं पे कम होगा कहीं पे ज़्यादा होगा, ये विषमांगी होंगे, ठीक है। अब जो यौगिक होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण एक समान होते हैं, ठीक है। और जो मिश्रण होते हैं उनके भौतिक रासायनिक गुण एक समान नहीं होते। बच्चों, यौगिक के अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता और जो मिश्रण होते हैं उनके अवयवों को हम अलग अलग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। उनके अवयवों को हम अलग अलग आसानी से देख सकते हैं। तो ये दो चार अंतर हमने आपको बताए बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब बच्चों देखिए, सिंपल सिंपल क्या है,
इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को पी से प्रदर्शित करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है इनके ऊपर? ऋण आवेश। प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और प्रोटॉन क्या है? नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। और जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। ये बिल्कुल 3 सिंपल सिंपल हमने आपको ये अंतर बताए हैं, आपने इनको याद रखना है। यानी किसी यौगिक के आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हो धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, ये आयन कहलाते हैं। और आवेशित कण जो आयन कहलाते हैं वो धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं। धनावेशित और ऋणावेशित, जैसे सोडियम है, ये सोडियम धनावेशित होता है, क्लोरीन जो है वो ऋणावेशित होती है। ठीक है, ये परमाणु, अणु और आयन की हमने आपको यहाँ परिभाषा बताई है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। इनके मोल बताने हैं, कितने कितने मोल होते हैं इसमें। देखिए पहले है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग। हीलियम के 52 ग्राम के 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे। अब एक मोल हीलियम का वजन कितना होता है? देखिए एक मोल हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है? 4 ग्राम। ठीक है ना, एक कितना होता है? 4 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे? देखो अब यहां कैसे लिखेंगे? 4 ग्राम हीलियम में होते हैं बराबर 1 मोल। तो 1 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे? 1/4। हमने 52 ग्राम में बताने हैं, तो क्या करेंगे? 1/4 गुना 52। इसको अगर हम कट कर दें तो 13 आएगा। तो क्या आ गया हमारे पास? 13 मोल। यानी कि 52 ग्राम हीलियम में 13 मोल होंगे। ठीक है, अगला देखिए 5.6 ग्राम ऑफ आयरन। लोहे के 5.6 ग्राम लोहे में कितने मोल होंगे? अब आपको क्या याद होना चाहिए कि लोहे के जो आयरन होता है उसमें 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं? 1 मोल लोहा बराबर कितने का? 56 ग्राम का। यानी कि अब यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए 56 ग्राम लोहा बराबर है 1 मोल का। और 1 ग्राम लोहा 1/56 मोल। और हमने कितने का निकालना? 5.6 ग्राम का। 5.6 ग्राम में कितना होगा? और 5.6 इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए 10 लगा दिया, 56 से 56 कट गया, कितना आ गया? 1/10 यानी कि 0.1 मोल। नेक्स्ट देखिए, निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकरण कीजिए। हमने क्या बताना है? इनका मॉलिक्यूलर मास क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास। जैसे अब देखिए यहाँ है Na2SO4। अब Na कितने हैं? 2 हैं। Na सोडियम का देखिए कितना दिया हुआ है? 23.04 प्लस 1 सोडियम है, 1 गुना 32.04 या दिया हुआ है 32.04 जमा 4 गुना 16.04। आपने इसको अलग मल्टीप्लाई करना, इसको अलग मल्टीप्लाई करना, इसको अलग मल्टीप्लाई करना। देखिए इसके मल्टीप्लाई करेंगे 4608.08 और ये आ गया 3204, ये आ जाएगा 64.16। दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा जी 21 और ये 4, ये आ गया 142.28 यू। ये हमारा किसका आ गया? सोडियम सल्फेट का। अब सेकंड क्या है? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट यहाँ पे 3 है ये। ठीक है, और Zn कितने हैं? 1, उसका वेट दिया है हमें 65.04 प्लस 1 कार्बन 12.04
प्लस 3 ऑक्सीजन 16.04। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 65.04 12.04 जमा 48.12। ठीक, दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 12 और 4 16 और 4 20 20, ये हो गया 60 और ये हो गया 125.20 यू। ये हमारे पास कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट CaSO4। क्या है? CaSO4। अब कैल्शियम का कितना है? Ca दिया हुआ है ना यहाँ पे हमें 40.04 प्लस सल्फर S इसका दिया हुआ है हमें यहाँ पे 32.04 प्लस ऑक्सीजन 16.04। अब इसको देखिए क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 64.16, जोड़िए 4 8 और ये आ गया 16 और 8 24, 4 2 6 9 और 4 13 136.24। और उसके बाद दिया हुआ हमें H2SO3 हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन का है, सॉरी 2 हाइड्रोजन है 1.04 प्लस 1 इंटू 32.04। ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन ये है 16.04। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ऐसे आ जाएगा और ये आ जाएगा 48.12। ठीक है, उसके बाद देखिए इनको जोड़ लेते हैं, 12 दूनी ये आ गया 24, ये आ गया 80 और ये आ गया 82.24। और अगला पूछा है इन्होंने हमारे से, नेक्स्ट है HNO, देखते हैं 2 है या 3 है। HNO3। ठीक है, HNO3 1.04 हाइड्रोजन का और ये 14.04 प्लस 3 इंटू 16.04, ये आ जाएगा 1.04 प्लस 14.04 प्लस 48.12, ये आ गया 20 और क्या 8 और 4 12 और 1 13 का 3 अस्सी लेगा 1 4 और 1 5 और 1 6 63.20। और उसके बाद दिया हुआ है N2 है ये N2O5। अब नाइट्रोजन का 14.04 ऊपर भी इस्तेमाल किया था और ऑक्सीजन तो लगभग हमने सब में ही इस्तेमाल किया। ये आ जाएगा 08, ये आ जाएगा 80.20, ये आ जाएगा 28 और ये आ गया 108। ये इसका आंसर आ गया। अब सेक्शन सी देखिए, लाइफ साइंस का है। बच्चों प्लीज अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरल से होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय वायरस? वायरस से कौन सा होता है? देखिए ये डेंगू वायरस से होता है, ठीक है ना, डेंगू बुखार जो है वो वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन पाई जाती है? आपने क्या बताना, कार्बन किसमें? प्रोटीन में भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी होती है, लिपिड में, सभी में कार्बन होती है। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। 18th, निम्नलिखित में से कवचीय मछली कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेल फिश? झींगा मछली जो है वो, पॉन्ड जो होती है वो कवचीय मछली होती है, इसके कवच होते हैं। अगला देखिए, काइटन किस फाइलम से संबंधित है? टू विच फाइलम काइटन ए बिलोंग्स? किस से बिलोंग करता है? मोल्स्का से होता है ये निमेटोडा था, यहाँ लिखा नहीं इन्होंने, निमेटोडा किससे होता है? ये मोल्स्का से।
ठीक है, अगला देखिए, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया की डैश बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती है। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स द प्रोसेस ऑफ दैट बिल्ड, क्या करता है वो, सेल वॉल इन बैक्टीरिया, कोशिका भित्ति के बनने की प्रक्रिया को बाधित कर देता है वो। क्या करता है वो, कोशिका भित्ति के बनने की प्रक्रिया को बाधित करता है। नेक्स्ट देखिए, तीव्र रोग क्या होते हैं, जो बड़ी जल्दी होते हैं, कम अवधि में होने वाले रोग जो है तीव्र रोग कहलाते हैं। क्या बताया हमने आपको, कम अवधि में होने वाले रोग तीव्र रोग कहलाते, यानी कि व्हाट इज एक्यूट डिजीज, एक्यूट डिजीज क्या होती हैं, डिजीज दैट लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, हेडेक हो गया, ये सारे जो हैं, जैसे सिर दर्द हो गया या नजला जुकाम हो गया, ये तीव्र रोगों में आते हैं। किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैली, थैली आना था यहाँ, कहा जाता है। विच सेल ऑर्गन इज नोन एज द सुसाइड बैग, किसे बोलते हैं सुसाइड बैग, लाइसोसोम को, किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। क्यों ये इस आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं, कि जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इसे ये खुद ही डाइजेस्ट कर लेती है, खुद ही इसको पाचित कर लेती है, इसलिए इसे जो है आत्मघाती थैली कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम के क्या कार्य हैं, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिल। अब देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकल का क्या कार्य होता है, ये काम करता है प्रोटीन का परिवहन। क्या काम करता है ये, प्रोटीन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। और क्या काम करता है ये, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल। क्या करता है ये, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, जो वसा के मॉलिक्यूल होते हैं उनको बनाने का काम करता है। और क्या काम करता है, जो ये ऐसी इसमें यकृत कोशिकाओं में एससीआर जो है क्या काम करता है, विष या दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ध्यान रखना आपने, इट प्लेज अ क्रुशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग द मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है, विष और दवा के निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला देखिए, प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का चित्रण कीजिए। देखिए, हमने आपको प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र दिखाया, किस प्रकार जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, उसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है, राइजोबियम। क्या होता है, राइजोबियम। और ये फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। इसका अमोनीकरण होता है, ये अमोनिया बनता है, अमोनिया से फिर नाइट्रेट्स बनते हैं, और नाइट्रस से फिर नाइट्रेट बनते हैं, और फिर इसका डीनाइट्रिफिकेशन होके फिर वायुमंडल में नाइट्रोजन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये डिफरेंट वेज आपको नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के हमने नाइट्रोजन चक्र के यहाँ बताए हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, कार्बनिक खेती क्या होती है, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे बोलते हैं, जिस खेती में कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए केवल कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ऐसी कृषि में ना तो उर्वरक डाले जाते हैं, ना पीड़कनाशी डाले जाते हैं, ना शाकनाशी डाले, किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता, उन्हें हम कार्बनिक खेती कहते हैं। जैविक पदार्थ को भूमि में पोषकों की कमी को पूरा करने के लिए, उर्वरकता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है केवल। ध्यान रखना है आपने, क्या बताया मैंने आपको, ऑर्गेन फार्मिंग जो है क्या होती है, फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल एज अ फर्टिलाइजर्स and maximum input of organic manure, recycled farm waste, use of bioagents such as culture of blue-green algae in the preparation of biofertilizers। देखिए, स्कैरेंटाइमा टिश्यूज क्या होते हैं, ये जो उत्तक हैं पौधे को कठोरता प्रदान करते हैं। क्या काम करते हैं, पौधे को कठोर तथा मजबूत बनाते हैं। पौधे को क्या करते हैं, कठोर तथा मजबूत बनाते हैं। नारियल के जो रेशे होते हैं या छिल्लक हम देखे होंगे, वो इसी उत्तक के बने होते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं। क्या बताया हमने आपको, इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी तथा पतली होती हैं। क्या बताया हमने आपको, ये लंबी तथा पतली होती हैं।
इस उत्तक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। काहे की भित्ति काहे की बनी होती है? लिग्निन की। आपको यहाँ से पता लग जाएगा इनकी भित्ति काहे की बनी होती है? लिग्निन की, और इसी कारण की मोटाई ज्यादा होती है। ये भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता। यह उत्तक तने में संवहन बंडलों के समीप, पत्तों की शिराओं में, बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित रहते हैं, और ये पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं। ये स्केलेनकाइमा के आपको सारा वर्णन बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए सबसे पहले जो कंकाल पेशियां होती है ना, हम ऐच्छिक पेशियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? ऐच्छिक पेशियां। कुछ पेशियां हमारी इच्छा अनुसार गति करते हैं, जैसे हाथ की, पैर में विद्यमान जो पेशियां होती हैं वो हमारी इच्छा अनुसार गति कर सकते हैं, हम उनको अपनी मर्जी से रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशियां हम कहते हैं। ठीक है ना, जो स्केलेटन पेशियां होती हैं इनको ऐच्छिक पेशियां बोलते हैं, और ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शरीर गति में सहायता करते हैं, शारीरिक गति में ये सहायता करती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के गहरे रंगों में एक के साथ एक रेखाओं या धारा की तरह की प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसे हम रेखित पेशियां भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? रेखित पेशियां भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या बताई हमने आपको? ये कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभिक होती हैं। इनमें बहुत सारे नाभिक पाए जाते हैं। देखिए धारियां दिखाई हुई हैं, ये केंद्रक दिखाया हुआ है इनका। ठीक है, ऐसी पेशियों को हम कंकाली पेशियां इनको हम कहते हैं। ठीक है, अगली है जो हृदय पेशियां होती हैं। अब इनका क्या होता है? ये तो कभी रुकती नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन का कार्य करती हैं, ये कभी थकती नहीं। इन पेशियों को अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। कार्डिक पेशियां जो होती हैं, हृदय पेशियां, जैसा आपको यहाँ दिखाया है। ठीक है ना, हृदय की पेशी कोशिकाएं जो है बेलनाकार होती हैं, शाखाओं वाली और एक केंद्रिक होती हैं, और ये कहाँ पाई जाती है? हृदय की दीवारों में। कहाँ पाई जाती हैं ये? हृदय की दीवारों में। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। एक बार फिर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।